अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा ऊप के पहले 2-3 लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कशन की थी ऊप के बारे में। फिर उसके बाद हमने सी प्लस प्लस के अंदर ऊप को इम्प्लीमेंट करके देखा, क्लासेस बनाई, ऑब्जेक्ट बनाए, उसके अंदर डेटा मेंबर्स लिखे, उसके मेंबर फंक्शन लिखे। तो आज का जो लेक्चर है वो दरअसल कंस्ट्रक्टर के बारे में है कि हम कंस्ट्रक्टर की वर्किंग को समझ सकें कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है और कंस्ट्रक्टर किस तरह होता है और ये किस तरह काम करता है। तो बेटा ये हमारी वही एग्जांपल है कार वाली जो हमने अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर देखी थी। तो ये हमारे पास सेम उसी तरह कार नेम से क्लास बनी हुई है और फिर उसके ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। C1 ऑब्जेक्ट है। इसी तरह इसके 2 डेटा मेंबर्स हैं, एक मॉडल है और एक प्राइस है। 2 मेंबर फंक्शन है, एक सेट वैल्यू के लिए है और एक गेट वैल्यू के लिए है। तो अब हमने आज जो डिस्कशन करनी है वो कंस्ट्रक्टर के बारे में करनी है। तो याद रखिएगा बेटा, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो होता मेंबर फंक्शन ही है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है। यानी जैसे ये सेट वैल्यू और गेट वैल्यू के फंक्शन लिखे हुए हैं वो इनकी तरह फंक्शन ही होता है, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। स्पेशल टाइप का फंक्शन होने का मतलब है कि उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जो इनसे मुख्तलिफ होंगी। तो बेटा याद रखिएगा, वो हमेशा सेम नेम के साथ होता है जो क्लास का नेम होता है। यानी उस फंक्शन का नेम सेम नेम होगा क्लास नेम की तरह। यानी क्लास जैसे यहाँ पे कार है तो हमारा कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन होगा उसका नेम भी क्या होगा, कार होगा। और इसी तरह कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। यानी एक हमने कहा कि ये जो फंक्शन है ये स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन ही होता है कंस्ट्रक्टर, और इसका सेम नेम होता है क्लास नेम वाला। और सेकंड, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। यानी अगर मैं कंस्ट्रक्टर लिखना चाहता हूँ तो मुझे कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखनी, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखना है, उस क्लास का नेम लिखना है। और उस क्लास नेम के बाद इस क्लास नेम को क्योंकि फंक्शन बनाना है तो हमें ये ब्रैकेट लगानी होंगी। ब्रैकेट के बाद हमने इसकी बॉडी बनानी है, क्योंकि फंक्शन की अपनी बॉडी होती है तो इसी तरह कंस्ट्रक्टर की भी अपनी बॉडी होती है। तो अब देखें कि ये जो फंक्शन नेम है सेम क्लास नेम्स वाला ही नाम है। तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर की एक बात जो हमने की थी कि वो सेम क्लास नेम कंटेन करता है, ये हमने पूरी कर दी। दूसरा हमने कहा था कि उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, तो ये बात भी हमने पूरी कर दी कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास है इसको हम कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। और ये कंस्ट्रक्टर जो होता है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। यानी इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद से कॉल हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मॉडल और प्राइस की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर देता। ये मैंने कुछ प्राइस की वैल्यू और मॉडल की वैल्यू लिख दी है।
इस फंक्शन के अंदर जो कि कंस्ट्रक्टर है हमारा। अब देखें कि हमने कहा कि जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्ट C1 क्रिएट होगा ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब मैं यहाँ पे जो सेट वैल्यू करवा रहा था उसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो कि वाकई ये ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है कॉल होता है। यानी ये जो कंस्ट्रक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो अगर तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे ऑटोमेटिकली कॉल होता है तो इसका मतलब है मॉडल की वैल्यू ये हो जानी चाहिए और प्राइस की वैल्यू हमारे पास ये आनी चाहिए। क्योंकि हमने सेट वैल्यू को यहाँ से कॉल ही नहीं किया, या चाहे तो आप इसको बेशक यहाँ से रिमूव कर दें, डिलीट कर दें, और उसके बाद आपके पास जस्ट गेट वैल्यू का फंक्शन है जो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा कंस्ट्रक्टर वर्किंग कर रहा है और जिस तरह हमने कहा है उसी तरह ही काम कर रहा है। तो उसके लिए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो प्रोग्राम को हमने रन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें वही वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी जो हमने कहा था। ये देखें, ये इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारी वैल्यू मॉडल के अंदर ये वाली थी और प्राइस की वैल्यू ये वाली थी। अब देखें हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, हमने गेट वैल्यू फंक्शन को C1 के साथ कॉल किया हुआ है, C1 डॉट गेट वैल्यू। यानी कंस्ट्रक्टर हमने कहीं पे कॉल नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे आपका ऑब्जेक्ट C1 बना ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने एक बात की कि ये हमारा मेंबर फंक्शन ही होता है, लेकिन स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जिसका नेम जो होता है वो सेम क्लास नेम की तरह होता है और उसकी रिटर्न टाइप भी नहीं होती। और हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो जितने भी मैं ऑब्जेक्ट बना लूँ यहाँ पे उन ऑब्जेक्ट के लिए ये हर बार कॉल होगा, यानी ये C2 के लिए भी कॉल हो जाएगा। जैसे अब मैं C2 के लिए भी अगर इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो आप देखेंगे कि गेट वैल्यू में C2 के लिए भी यही सेम वैल्यूज़ होंगी। दोबारा रन करते हैं। अब हमने जस्ट ये किया कि हमने एक और अपना ऑब्जेक्ट बनाया C2 के नाम से और उससे भी गेट वैल्यू को कॉल कर लिया। तो देखें अब देखें मॉडल 2012 और इसी तरह प्राइस और फिर मॉडल 2012 प्राइस। इसका मतलब है अब दोनों के लिए गेट वैल्यू वाला फंक्शन कॉल हुआ तो दोनों में सेम वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो इसका मतलब है जब C1 ऑब्जेक्ट बना तब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जब C2 बना तब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इसी तरह जो कंस्ट्रक्टर्स हैं ये लाजमी नहीं है कि विदाउट पैरामीटर्स हो। रिटर्न टाइप तो हमने कह दिया है कि नहीं होगी, लेकिन ये विद पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। मैं इसको चाहूँ तो वहाँ से वैल्यू सेंड कर सकता हूँ। जैसे एक वैल्यू मैं वहाँ से मॉडल की सेंड कर देता हूँ और मॉडल की वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर को एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो अब देखें कंस्ट्रक्टर को अगर मैंने वैल्यूज़ देनी है तो वो कैसे दूंगा, उसका तरीकाकार ये है कि आप जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं साथ में आप क्या लिख दें, आप साथ में उसकी वैल्यूज़ भी ब्रैकेट के अंदर भेज दें। जैसे ये मैंने यहाँ पे दी है और इसी तरह यहाँ पे भी वैल्यू दे देता हूँ। अब देखेंगे कि आपको एक चीज़ और भी क्लियर होगी कि C1 के लिए ये अलग कॉल हो रहा था और C2 के लिए ये अलग कॉल हो रहा था, क्योंकि C1 की अलग वैल्यू में और C2 की मैंने अलग वैल्यू यहाँ पे दे दी है। इसी तरह यहाँ पे एंडल का इजाफा किया है ताकि
हमें सारी चीज़ें न्यू लाइन पे नज़र आए और क्लियर हो। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा रन कर, तो आप देखेंगे कि C1 के लिए भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो 2013 की वैल्यू के साथ होगा, और C2 के लिए भी ये कॉल हुआ जो कि 2014। तो यानी कि यहाँ पे भी सेम उसी तरह कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ, लेकिन अब वो कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर नहीं था, विद पैरामीटर्स था। तो हमने यहाँ से उसको वैल्यू सेंड की, और वैल्यू जब मैंने सेंड की तो वो वैल्यू M के पास गई, और M ने वो वैल्यू किसको, मॉडल को। अब ये C1 के लिए अलग वैल्यू थी और C2 के लिए अलग, तो इसलिए हमारे पास जब रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ तो C1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिफरेंट थी और C2 की डिफरेंट। इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं C1 के साथ तो पैरामीटर सेंड करता हूँ, C2 के साथ पैरामीटर सेंड नहीं करता। तो इसके रिज़ल्ट को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं ताकि आपको एक और चीज़ क्लियर हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आपको नीचे एरर नज़र आ कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे विदाउट पैरामीटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है वो विद पैरामीटर है, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल होता है, यानी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो वो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो उसको विदाउट पैरामीटर तो कोई कंस्ट्रक्टर मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए वो हमें यहाँ पे एरर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे मतलब पैरामीटर नहीं देते तो ये हमें एरर आएगा। हमने यहाँ पे पैरामीटर लाजमी देना है अगर हमारा कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ले रहा होगा। यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। कल हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और हर कंस्ट्रक्टर सेम नेम के साथ होगा, लेकिन वो ओवरलोडिंग का फंक्शन कैसे काम करता है और उसमें क्या चीज़ डिफरेंस होती है, डिफरेंस रखी जाती है जिसकी वजह से एक ही नाम के साथ हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।